दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नीति आयोग का यह आकलन एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करने वाला है कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह आंकड़ा इसलिए उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में अन्य देशों की तरह भारत को भी कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन से गुजरना पड़ा। इसने अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया और निर्धनता निवारण के अभियान पर भी बुरा असर डाला। इस महामारी ने गरीबों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का भी काम किया। नीति आयोग के अनुसार अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में हैं। यह एक बड़ी संख्या है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि विकास के सतत लक्ष्यों के आधार पर इसका आकलन किया जा रहा है कि लोग गरीबी से मुक्त हो रहे हैं या नहीं। इन लक्ष्यों में पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा की अवधि, बिजली, पानी, आवास, बैंक खातों तक पहुँच आदि संकेतक शामिल है। इसी कारण यह कहा जा रहा है कि लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो रहे हैं। आशा की जाती है कि जैसे मात्र 9 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफलता मिली, वैसे ही शेष 15 करोड़ लोगों को भी यथाशीघ्र निर्धनता से बाहर ले आया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक प्रगति का सिलसिला कायम रहे और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें। इसी के साथ उद्यमियों को खलनायक बताने की राजनीति भी बंद होनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि विभिन्न राज्यों में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा जारी है वह और तेज होनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारें निवेश सम्मेलनों का जो आयोजन कर रही है उससे यह उम्मीद बंधती है कि निर्धनता निवारण के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों का लक्ष्य केवल गरीबी निवारण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से कहीं अधिक सक्षम बनाना भी होना चाहिए। यह एक शुभ संकेत है कि आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी लोगों को गरीबी से मुक्त करने में सफल हो रहे हैं। इससे इनकार नहीं कि निर्धनता निवारण अभियान की सफलता के मूल में कल्याणकारी योजनाएं हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करने एवं पानी, बिजली आदि उपलब्ध कराने से लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में आसानी होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जन कल्याण के नाम पर रेवड़ियाँ बांटने का काम किया जाए। इस बुनियादी बात को समझा जाना चाहिए कि वे लोक लुभावन योजनाएं गरीबी से लड़ाई में सहायक नहीं हो सकती, जो लोगों को अपनी आय बढ़ाने के लिए
प्रेरित नहीं करती। ऐसी योजनाओं से बचा जाना चाहिए जो लोगों की उत्पादकता बढ़ाने के स्थान पर उन्हें सरकारी मदद का मोहताज बनाती है। इन दिनों स्वच्छता को लेकर राजनीतिक गलियारे में एक अलग बहस चल रही। कुछ इस आयोजन पर असंतोष जता रहे हैं। ऐसा लग रहा कि स्वच्छता की आड़ में कोई इसका राजनीतिक लाभ न उठा ले। यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वच्छता हमारे संस्कार में है। इस संबंध में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमारे कुछ आचरण और व्यवहार अवसर विशेष पर स्वतः स्फूर्त हैं। दीपावली हो या छठ, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी अपने घरों के साथ साथ आस पड़ोस की साफ सफाई में जुट जाते हैं। हाँ, सामूहिकता और सहभागिता के प्रति ध्यानाकर्षण सहज प्रवृत्ति है। फिलहाल सामूहिकता और सहभागिता का ही यह आह्वान है। यह प्रतीकात्मक कृत्य है जो किसी अवसर विशेष की मुनादी कर रहा। इसमें शामिल होकर स्वच्छता का संदेश ही दिया जा रहा है। यह भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसे सुकर्म के दौरान अपने व्यवहार या किसी प्रकार के वक्तव्य से कोई वर्ग या समूह आहत तो नहीं हो रहा। साफ सफाई चाहे मठ मंदिरों की हो या गली चौराहों की, यह होनी ही चाहिए। एक स्वस्थ समाज के दृष्टिकोण से साफ सफाई आवश्यक शर्त है। स्वस्थ समाज से ही देश मजबूत होता है। इसकी निरंतरता भी बनी रहे। कड़ाके की ठंड में मकर संक्रांति पर लाखों लोगों ने नदियों तालाबों में स्नान किया। इसके पीछे की परिकल्पना स्वच्छता ही है। जाहिर है स्वच्छता कोई धार्मिक या राजनीतिक विषय नहीं, यह हमारा संस्कार है। इसे परिष्कृत करते जाना हमारी जिम्मेदारी भी है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण में इसे हर जगह अंगीकार किया जाना चाहिए। स्टॉप।